सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर। आज जो हमारा टॉपिक है मैं आज FW रिक्स का आपको एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल करा रहा हूँ। ये सबसे पहला मॉडल है जो रिक्स ने दिया था। तो पहले इसे समझ लें, छोटा सा टॉपिक है और लेकिन कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है और वैसे भी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रिज्मेटिक मॉडल से पहले जो है FW रिक्स ने यही मॉडल दिया था। तो देखिए, बेसिकली एग्रेरिया इंडस्ट्रिया ट्रांजिशिया मॉडल है क्या। हिंदी में से हम कृषिका, औद्योगिका और ट्रांजिशिया के लिए कोई हिंदी शब्द नहीं दिया है, आप ट्रांजिशिया ही लिख सकते हैं। तो बेसिकली है क्या, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि FW रिक्स जो है वो चाइना के थे और उस समय चाइना एक विकासशील देश था, बल्कि हम कहें तो उस समय पिछड़ा हुआ देश था। तो उसके बाद आपने अमेरिका में जाके एजुकेशन प्राप्त की तो आपने दोनों ही सभ्यताओं को देखा, एक विकसित देश और विकासशील देश को, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने दोनों प्रकार के समाजों को अच्छे से देखा था। तो ये मॉडल इसलिए जो उन्होंने दिया, तो पहला उन्होंने कहा कि जो एग्रेरिया है यानी कि कृषिका या ग्रामीण अभिमुखी जिसे हम समाज कहते हैं, इसमें सामाजिक मान्यता जो है वो जन्म पर आधारित होती है। ठीक है ना। यानी कि मैं इसको भारत के संदर्भ में समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि भारत जो है वो एग्रेरिया समाज नहीं है ना। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी समाज, हालांकि उसने थाईलैंड का एग्जांपल दिया है एग्रेरिया के लिए और इंडस्ट्रिया के लिए उसने अमेरिका का एग्जांपल दिया है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को भी स्वीकार किया है कि कोई भी देश शुद्ध रूप से एग्रेरिया या शुद्ध रूप से इंडस्ट्रिया नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हमने दिया उन्होंने, वो था थाईलैंड का और अमेरिका का। और उनका कहना है कि जब ये मॉडल उन्होंने दिया, एक्चुअली शुरू में उन्होंने एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल ही दिया था। बाद में 1957 में अगली साल ही उन्होंने इसको ट्रांजिशिया मॉडल भी इसमें जोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने एग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल दिया तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई। क्योंकि पूर्णतः एग्रेरिया मॉडल या कृषिका मॉडल और पूर्णतः इंडस्ट्रिया मॉडल, इस दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इसको पूरी तरह से इस पैमाने पर फिट बैठता हो। इसलिए जब इसकी आलोचना हुई तब उन्होंने जो है एक और समाज की बात की जिसे ट्रांजिशिया उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि इसमें दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्स होती हैं, दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। तो आइए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रेरिया समाज है किस तरीके का। तो मैं देखिए, भारत जो है वो एक ट्रांजिशिया समाज है यदि हम रिक्स की बात करें तो, है ना। क्योंकि रिक्स बाद में जाके कहते भी हैं कि कोई भी देश पूर्णतः ना तो एग्रेरिया है ना इंडस्ट्रिया है। लगभग सभी देश जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर ट्रांजिशिया हैं। लेकिन समझने के लिए हमें चीज़ों को हम भारत के संदर्भ में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो लिखा है उसका मतलब आपको समझ में आए। ठीक। तो पहला है सामाजिक मान्यता जन्म पर आधारित होती है। जैसे भारत में भी आप देखेंगे तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कोई भी व्यक्ति जो है जिस भी वर्ण में पैदा होता है, जिस भी जाति में जन्म होता है जिसका, वो ताउम्र ज़िंदगी जो है वो उसी जाति में बना रहता है। भले ही जो उसका लेवल है, मान लो कोई व्यक्ति गरीब है और वो शूद्र परिवार से है, तो भले ही वो IAS हो जाए लेकिन वो कहलाएगा उसी जाति से ही। कहने का अर्थ सिर्फ क्या है कि यहाँ पर जो सामाजिक मान्यता है भारत के अंदर वो जन्म पर आधारित है। ठीक है ना। और आरोपित मूल्य है। आरोपित मूल्य का अर्थ होता है कि वो समाज के द्वारा आरोपित कर दिया गया है। जैसे कि
कोई व्यक्ति चाहे तो भी अपनी जाति नहीं बदल सकता, ठीक है ना। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि ये आरोपित मूल्य है। समाज ने इसको जो है वो आरोपित कर रखा है कि भाई आप फलाने जाति के हैं तो आप फलाने जाति के ही रहेंगे। और यहाँ पर जो सामाजिक मान्यता है वो, अब जैसे कोई ब्राह्मण है तो भले ही अब एक आम जो आज भी एक सम्मान की जो अवधारणा है ब्राह्मणों के प्रति समाज की, वो आज भी है। तो चूंकि ये जन्म पर आधारित है, तो सवाल उठता है कि क्या यदि कोई ब्राह्मण यदि वो कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो क्या उसे सम्मान दिया जाना चाहिए? जबकि कृषिका समाजों में सामाजिक मान्यता जन्म पर आधारित होती है, ठीक है, और ये आरोपित मूल्य होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति की जो सामाजिक मान्यता है, जो उसको सम्मान जो समाज के द्वारा मिलेगा, वो उसके जन्म पर ही तय हो जाता है और वो एक तरीके से उस पर आरोपित है, यानी कि वो मतलब उससे चाहकर भी जो है उस वैल्यू से बाहर नहीं आ सकता। जबकि इंडस्ट्रियल मॉडल में ये पूरी तरह से कर्म पर आधारित है। यानी कि अब जैसे अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन वहाँ नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति गरीब है और यदि वो अपने परिश्रम से अमीर हो जाता है तो उसको उसी के कर्म के हिसाब से उसे जो है समाज में स्टेटस मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, ठीक है ना। और उपलब्धियों पर आधारित है। तो वहाँ इस तरीके का नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि जन्म से श्रेष्ठ मतलब कुल में उसने जन्म लिया है तो वो भले ही किसी भी इस स्टेज में रहे उसको सम्मान ही मिलेगा। इंडस्ट्रियाँ जो समाज हैं वहाँ पर जो किसी भी व्यक्ति को जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो उसके कर्मों के आधार पर, यानी कि वो उसके कर्म और उपलब्धियाँ, अचीवमेंट जो हैं वो उसके आधार पर उसे मिलेगी। दूसरा, एग्रेरिया समाज जो है वो स्थिर होता है और जो सामाजिक गतिशीलता है वो बहुत ही सीमित होती है। जैसे गांव में आप देखिए, ये बेसिकली चूँकि कृषिका या ग्रामीण अभिमुखी है, तो आप गांव में देखेंगे आज भी जो है वहाँ शहरों में तब भी एक जो कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो हल्का हुआ है और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप गाँव में जाकर देखेंगे तो वहाँ आज भी सामाजिक मान्यता जो है जन्म पर आधारित है। समाज देखेंगे तो बड़ा ही स्थिर है, स्टेबल है, और जो गतिशीलता है, सोशल मोबिलिटी जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो आज भी देखें तो हम जो एग्रेरिया समाज है वहाँ सोशल मोबिलिटी जो है वो आपको बहुत ही लिमिटेड मिलेगी, सीमित मिलेगी। जबकि इंडस्ट्रियल मॉडल में आपको ये जो गतिशीलता है, सामाजिक या क्षेत्रीय गतिशीलता, वो बहुत हाई लेवल की मिलेगी। आज आदमी यहाँ है, कल को वहाँ है, ठीक है ना। तो चूँकि वहाँ पर संचार के साधन है ना, और जो वाहन वगैरह की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, आप तुरंत कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल मॉडल के अंदर जो गतिशीलता है भाई, आप देखिए मात्र 2 घंटे में आप हवाई जहाज़ से 2 से 3 हज़ार किलोमीटर आप बड़े आराम से मूव कर जाते हैं। जबकि गांव में आप देखिए तो जाने के साधन बैलगाड़ी, ठीक है, और जो इस तरीके के साधन है तो उससे आप कितना मूव कर सकते हैं। तो गाँव में जो मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता है, वो बहुत लिमिटेड है। यदा कदाई कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर कहीं जाता है। जबकि इंडस्ट्रियल मॉडल में आप देखेंगे तो सामाजिक और क्षेत्रीय गतिशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा, सामाजिक स्तरण जो है वो स्थिर और स्पष्ट है। देखिए जो स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरण का अर्थ होता है कि स्तर, कौन नीचे है, कौन उसके ऊपर है, कौन उसके ऊपर है। तो जैसे भारत के हम संदर्भ में देखें तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये जो क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो स्तरण है, वो बहुत स्थिर है। आप उसमें फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं और बड़ा क्लियर कट है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जैसे हम स्ट्रैटिफिकेशन में सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखते हैं, फिर क्षत्रियों को, फिर वैश्यों को, फिर शूद्रों को। तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है वो बिल्कुल स्टेबल है और बहुत ही क्लियर कट है, स्पष्ट है, उस दिखाई देता है ना। जबकि इंडस्ट्रियल मॉडल में जो है वो वर्ग व्यवस्था है,
यानी कि वहाँ पर वर्ग होते हैं और ये समानतावादी वर्ग होते हैं, यानी एक जैसी लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग एक तरीके का वर्ग बनाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन नहीं इस तरीके का, यहाँ पर इंडस्ट्रियल मॉडल में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल समाजों में कि वहाँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इस तरीके का नहीं है, बिल्कुल इस स्थिर और स्पष्ट, वहाँ मूव करता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अमीर हुआ तो उसको उसी हिसाब से जो है सम्मान मिलने लगा, फिर मान लो किसी वजह से वो गरीब हो गया तो उसी हिसाब से उसकी प्रतिष्ठा जो है वो डाउन हो गई। तो जो इंडस्ट्रिया जो समाज हैं वहाँ पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरण जो है वो अस्थिर है, वो फ्लक्चुएट करता है और बहुत स्पष्ट भी नहीं है ना, उस तरीके का। जैसे हम भारत के संदर्भ में भी हम देखें या किसानों जो मतलब जो गांव में आप देखेंगे तो वहाँ पर सोशल सर्टिफिकेशन एकदम आपको स्पष्ट मिलेगा। इसी तरीके से जो गांव हैं, जो ग्रामीण समाज हैं, वहाँ व्यावसायिक विशिष्टीकरण सरल और स्थायी होता है। जैसे बहुत सरल एग्जांपल, जैसे भाई नाई है तो वो नाई का ही काम करेगा, धोबी है तो आप देखेंगे वो धोबी का ही काम करेगा, ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ का काम करेगा, ठीक है ना। तो जो व्यावसायिक विशिष्टीकरण मतलब स्पेसिफिकेशन, यानी कि जॉब का स्पेसिफिकेशन जो है वो बिल्कुल सरल है और स्थायी है, ठीक है ना। जो व्यक्ति, चूँकि आप जानते ही हैं कि गाँव में या जब बेसिकली देखिए हम अभी इस संदर्भ में हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं कि जो भारत में जो कास्ट सिस्टम बनाई गई वो सही है गलत है, वो तो बाद की चीज़ें हैं, चूँकि हम तो यहाँ पर FW रिक्स को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में जब जो है शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था जी जो थी वो व्यवसाय आधारित थी। यदि कोई व्यक्ति सेना में काम करेगा या कोई अध्ययन अध्यापन का काम करेगा, कोई जो है व्यापार का काम करेगा, कोई सेवा का काम करेगा, तो उसी हिसाब से जो थे वो पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, जो बाद में जन्म पर आधारित होती चली गई, और जो व्यवसाय थे वो भी स्थिर होते चले गए। पहले ऐसा नहीं था। यदि आप मतलब यदि आप प्राचीन भारतीय साहित्यों को पढ़ें तो एक ही परिवार के लोग जो हैं वो कई व्यवसाय करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो व्यवसाय हो गए वो जाति आधारित हो गए। कुछ जातियां जैसे अभी धोबी है, नाई है, उनके नाम से ही, जाति के नाम से ही स्पष्ट हो जाता था कि ये किस प्रकार के व्यवसायों से संबंधित हैं। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।